कि जब आप किसी के खिलाफ बोलोगे तो किसी न किसी गुस्सा जरूर उसका फूटेगा। तो नजीब मुल्ला साहब ने उस दिन अपने दिल की बात रखी, वो उनको पचा नहीं पा रहे हैं, इसके लिए वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं बिल्डर नहीं बन पाया या मैं गोलियां नहीं चलाता हूँ। ये सब बेबुनियाद बातें हैं, इसका कोई तथ्य नहीं है और ये मन गलत बातें करने वाले लोग हैं। आपको गोली के ऊपर बता दूं मैं कि कुछ गोलियां चलाने वाली होती है और कुछ गोलियां खाने वाली होती है। तो कौन कितनी गोलियां खा रहा है, कौन कितनी लाइन ले रहा है, वो हमको मालूम है। हमारे मुंह मत खुलाओ, अगर हम मुंह खुलने पर आ गए ना तो बहुत सारी बातें मुमरा कौसा के लोगों को मालूम पड़ जाएगी। और शहर में लेकिन इन दिनों ये ऐसी भी चर्चा है कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव जो 2024 में होने जा रहा है उसके अंदर ऐसी भी शहर में चर्चाएं चल रही है कि विधायक जितेंद्र अवाड़ साहब वो भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और अगर वो मान लो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? सीधा जवाब। मैं सीधा जवाब बोलता हूँ कि पहली बात तो कांग्रेस उनको लेने वाली नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि चलो मान लो कि कहीं ऊपर कोई सेटिंग होकर कांग्रेस अगर आ भी जाते हैं तो हमारे कांग्रेस का जो कैडर है वो बहुत भली भांति उनको पहचानता है। कोई भी कांग्रेस का सच्चा सिपाही उन जैसे इंपोर्ट किए हुए नेता को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों 2024 के अंदर बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए जो विपक्ष का जो अलायंस बना है जिसे इंडिया का नाम दिया गया है, आज 31 अगस्त और 1 सितंबर को मतलब मुंबई के अंदर एक मीटिंग रखी गई है। उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजनीति के चतुर खिलाड़ी राजू अंसारी साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो आइए हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की ये बैठक होने जा रही है। राजू भाई, मेरा आपसे सबसे पहला ये सवाल रहेगा कि आज मुंबई के अंदर जो इंडिया की जो बैठक होने जा रही है, इसके पहले भी अगर हम बात करें तो एक बैठक पहले बिहार में हुई थी, उसके बाद दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई थी और आज ये तीसरी बैठक हो रही है। तो बेंगलुरु के अंदर वहाँ पे 26 विपक्षी दल थे, लेकिन आज ऐसी खबरें सामने आ रही है कि उन विपक्षी दलों की संख्या बढ़ के 28 हो गई है। तो क्या बताना चाहोगे इस बैठक को लेके और क्या इसके अंदर मतलब इसमें डिसीजन लिया जा सकता है विपक्षी दलों द्वारा? क्या जानकारी आपके पास? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुमरा टाइम्स की तरफ से मोइन भाई आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे इस इंडिया मीटिंग के ऊपर फोकस करने के लिए, मेरे तासुरात लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो ये इंडिया का गठन किया गया है ये हमारे कांग्रेस की ही पहल थी। कांग्रेस पार्टी ने चाहा कि जिस तरीके से आज रीजनल पार्टियां तितर बितर अलग अलग तरीके से काम करी है, अलग अलग तरीके से लड़ रही है बीजेपी से, तो इनको एक सूत्र में बांधने का, एक धागे में पिरोने का काम जो है कांग्रेस ने किया और करने के बाद में एक इंडिया उभर करके आया है जिसके अंदर तकरीबन 28 पार्टी और 63 डेलीगेट्स आज यहाँ पर मौजूद है ग्रैंड हयात के अंदर। और ये 63 डेलीगेट्स को लेकर के किस तरीके से हमारा जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का, उसमें हम लोग किस तरीके से एनडीए को पराजित करें, जिसके मुख्य घटक दल जो है वो बीजेपी है, उनके साथ में बहुत सारी अलग अलग उनके साथ में पार्टियां हैं, और उनको किस तरीके से पराजित किया जाए, किस तरीके से इस देश के अंदर हमारी जो जमहूरियत है, हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको उभारा जाए, किस तरीके से सर्वधर्म संभव को जिंदा किया जाए, किस तरीके से अनेकता में एकता को जिंदा किया जाए, किस तरीके से हमारे देश के अंदर एक आम इंसान को फायदा पहुंचाया जाए, करप्शन से लड़ा जाए, किस तरीके से लोगों के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाए, ऐसी बहुत सारी चीजों के और मुद्दों के ऊपर लेकर के ये सॉरी ये मीटिंग रखी गई है। और ये मीटिंग पहली नहीं है और आखिरी नहीं है, ये तीसरी मीटिंग है और ऐसी कई मीटिंगें 2024 के इलेक्शन से पहले होती रहेगी, क्योंकि तकरीबन मेरे ख्याल से 180 दिन बचे हुए हैं अभी इलेक्शंस को। अप्रैल मई में इलेक्शंस होने हैं, अभी अगस्त की आज आखिरी तारीख है। 2 दिन का ये कन्वेंशन है, 31 अगस्त का और 1 सितंबर का। 2 दिन के अंदर हमारे तमाम जितने भी डेलीगेट्स हैं, तकरीबन 63 डेलीगेट्स जो आउट ऑफ महाराष्ट्र से आए हुए हैं, उनको ग्रैंड हयात में उनका सत्कार है, उनके साथ में उनके तासुरात लिए जाएंगे, उनके सजेशन और ऑब्जेक्शंस लिए जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने उन लोगों को एक धागे में पिरोने का काम किया है। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की अध्यक्षता में हो रहा है, और इसकी जो रूहे रहा है, इसके जो मतलब इसकी अंदर जो मतलब मुख्य किरदार जो निभा रहे हैं वो हमारे राहुल जी गांधी साहब हैं। राजू भाई, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि 28 मतलब दल शामिल है इस गठबंधन के अंदर, लेकिन एमआईएम हो गया और मायावती की जो पार्टी है बीएसपी और टीआरएस जिसका नाम बदल के अब बीआरएस कर दिया गया है, वो उनको क्यों नहीं इस गठबंधन में शामिल किया गया? हाँ, ऐसा है कि कुछ पार्टियां ऐसी जैसे शिरोमणि अकाली दल
वो आने को तैयार थे, पर चूंकि उनकी लड़ाई जो है वो कांग्रेस से है उनके स्टेट के अंदर, तो जहां जहां पर कांग्रेस के विपक्षी जो दल रहेंगे वो डायरेक्टली आने को हिचकिचाएंगे। मैं बसपा की बात नहीं करूंगा, मैं नवीन पटनायक की जो बीजू जनता दल है उसकी बात नहीं करूंगा, मैं तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की बात नहीं करूंगा, मैं इतना समझता हूं कि कुछ दल ऐसे हैं जो अभी हिचकिचा रहे आने में, जैसे एमआईएम है, चाहे वो हमारे चंद्रशेखर राव की बीआरएस है जो पहले टीआरएस हुआ करती थी। ऐसे कुछ दल है जो धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर ये दो तीन पार्टियां जो हैं, चाहे वो बीआरएस हो, चाहे वो बीजू जनता दल हो, चाहे वो एमआईएम हो, ये लोग हमारे साथ रास्ता कायम करके हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। रही बीएसपी की बात, तो आपको मालूम है बीएसपी को कौन चला रहा है, वो किस तरीके से हमारे सेकुलर वोट्स को बांटने के चक्कर में यूपी के अंदर कठपुतली बनी हुई है, और किसी कठपुतली बनी हुई आप लोगों को मालूम है। उसी तरीके से शिरोमणि अकाली दल जो है वो पहले से ही उनके साथ में रही है, बीजेपी के साथ में रही है, वो एनडीए का हिस्सा रही है। अभी अभी उन्होंने एनडीए से अपने आप को दूर किया था, और वो कांग्रेस से ही लड़ रही है वहां पे, क्योंकि कांग्रेस ही वहां पर मुख्य पार्टी हुआ करती थी। आज भले ही आपका वहां पे चीफ मिनिस्टर हो, और हमेशा से वहां पे कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर रहा है, और वो कांग्रेस से हमेशा कम्पीट करते रहे हैं, तो इसके लिए वो आने में मैं नहीं समझता कि वो आ पाएंगे, वो वहीं रहने वाले हैं। तो हमें उनकी इतनी जरूरत भी नहीं है। हम ये कोशिश करेंगे कि जो जो सेक्युलर माइंड के लोग हैं पूरे इस देश के अंदर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे वो हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब हो, चाहे वो हमारे मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव साहब हो, चाहे हमारे लालू जी हो, चाहे वो हमारी ममता बनर्जी हो, चाहे वो एमके स्टालिन हो, ऐसे बहुत सारे लोग, जैसे हमारे शरद पवार साहब हैं, ये सारे लोगों को लेकर के मिला करके ये इंडिया बनाई गई है। और हमारी उम्मीद यही रहेगी कि 2024 के इलेक्शन में जिस तरीके से ये तानाशाही की सरकार है, जो डिक्टेटरशिप वाली सरकार है, जो ये अराजकता फैलाने वाली सरकार है, जो ये धर्म को बांटने वाली सरकार है, इस सरकार को किस तरीके से गिरा करके एक सेकुलर फ्रंट को लेकर के एक सरकार बनाई जाए। राजू भाई, इस इंडिया गठबंधन के अंदर एनसीपी भी शामिल है, जिसके जो मुखिया है शरद पवार, जो एक बहुत बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं पूरे देश के अंदर, लेकिन उनको लेके भी लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उनके जो भतीजे अजीत दादा पवार वो उनसे अलग होकर उन्होंने अपना एक गुट बना लिया, जो बीजेपी के साथ में सरकार में इस वक्त शामिल है। तो लोग कहीं ना कहीं शरद पवार साहब को लेके कंफ्यूज है, कि उनको ऐसा लगता है कि शरद पवार साहब जो है कभी भी, मतलब जो ये जो गठबंधन है इंडिया जो जिसका नाम है, उसको कभी भी धोखा दे सकते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? शरद पवार का जो स्टैंड है, मतलब उनको क्लियर करना चाहिए या नहीं, और आगे चल के वो क्या कर सकते हैं, उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं तो सबसे पहले एक बात कहूंगा मैं, कि आज ही मैं पेपर पढ़ रहा था, आज हमारे सारस पूना वाला जो एक उनके कलीग है, उनके साथ में स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे, उनका आज एक बयान आया, मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैं बूढ़ा हो चुका हूं, उस तरीके से शरद पवार जी भी बूढ़े हो चुके हैं, और अब उन्हें संन्यास लेना चाहिए पॉलिटिक्स से। तो ये हकीकत है कि हमारे देश के अंदर अक्सर हमने देखा, चाहे वो करुणानिधि जी हो, चाहे वो जो भी लोग हों, चाहे शरद पवार साहब हों, ये एंड तक के राजनीति करते हैं। एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि आप लोगों ने यंग जनरेशन को, यंग ब्लड्स को नर्चर करके उनको आगे लाना चाहिए, और पीछे बैठ करके उनको गाइड करना चाहिए। मैं यही शरद पवार साहब जी से अपील करूंगा कि ये वक्त आपका आ गया है कि आप अपने अंदर के जो यंग ब्लड है, जो भी है वो, उन यंग ब्लड को आगे लाएं, और आप पीछे बैठ करके कमान संभालें, और इनको आगे बढ़ करके इनको देश के हित के लिए जो अच्छे काम है वो करने के लिए इनको सलाह देते रहें। और राजू भाई, आपको नहीं लगता कि बीजेपी क्या, मतलब इतनी इस इंडिया गठबंधन से इतनी घबरा गई है कि मतलब मीटिंग जो है आज होने जा रही है, आज और कल होगी इंडिया गठबंधन की, लेकिन उसके 2-3 दिन पहले ही जो गैस सिलेंडर है उसका भाव 200 रुपए कम कर दिया गया है। तो क्या ये बीजेपी की घबराहट है? बिल्कुल घबराहट है। उनको समझ में आ रहा है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती चली जा रही है धीरे धीरे। अब आप देख रहे होंगे हमारे बीजेपी के अंदर जो बहुत अच्छे जो कद्दावर नेता थे, हमारे नितिन गडकरी साहब, उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। आडवाणी जी को पहले घर बिठा दिया गया है। हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी जो है वो, मतलब उनके अंदर भी बहुत सारी फूटे पड़ी हैं। आप देख सकते हैं शाहनवाज हुसैन कहीं दिख नहीं रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कॉर्नर कर दिया गया है। और जो पार्टी जो है बीजेपी, वो सिर्फ दो लोगों की होकर के रह गई है, अमित शाह जी की और नरेंद्र मोदी जी की। आपको ऐसा लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बहुत भारी टूट-फूट हो सकती है? बिल्कुल, हमें यह अनुमान है कि बहुत सारे जो अच्छे नेता हैं, अगर उनकी आंख खुल जाती है तो हो सकता है कि वो हमारे इंडिया गठबंधन के साथ में आकर के जुड़ जाएंगे। और ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं
आज बीजेपी में होने के बावजूद मैं नितिन गडकरी जी की बहुत इज्जत करता हूँ। आज इस देश के अंदर जिस तरीके से उन्होंने ट्रांसपोर्ट की क्रांति लाई है, जिस तरीके से उन्होंने इस देश के अंदर एक नई सोच पैदा करके हमारा ट्रांसपोर्टेशन आसान किया, जिस तरीके से उन्होंने एनएचएआई को उठाया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस वेज बनाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने फ्रीवेज बनाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक फ्लाइट कॉरिडोर बनाया है, तो ये एक सराहनीय काम है उनका, उनके उनकी तरफ से। और उनके पास विजन है, वो बहुत दूरंदेशी से काम करते हैं और ऐसे नेताओं की हमारे देश को जरूरत है। तो हम चाहेंगे कि नितिन गडकरी जैसे बहुत सारे लोग हैं वो हमारे कांग्रेस की छत्र छाया में आकर के काम करें, उनसे हम बहुत अच्छा काम ले सकते हैं। राजीव भाई, अब हम आते हैं मुमरा की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही कौसा के अंदर मतलब जो नूरबाग हॉल है उसके अंदर मतलब कोकरी समाज की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था। उसमें जो नजीमुल्ला जो अजीत दादा गुट के मतलब जो लीडर है वो आए हुए थे, उनका सत्कार और सम्मान किया गया था। वहाँ पे काफी लोग शामिल थे उस प्रोग्राम के अंदर। उस सभा के अंदर उन्होंने कुछ बातें कही थी विधायक जितेंद्र अवार्ड को लेके। हालांकि अवार्ड साहब ने उनकी बातों का मतलब बाद में दूसरे दिन जवाब दिया था। उनका कहना था कि मैं मतलब गोली नहीं चलाता। आखिर उन्होंने किसके ऊपर ये तंज किया था कि मैं दूसरों की तरह मतलब किसी की गोली नहीं चलवाता? यही नजीब मुल्ला है। जब 2009 का जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो यही नजीब मुल्ला ने पूरे मुमरा कौसा को कैप्चर किया था। मुमरा कौसा के जितने हमारे मुस्लिम तंजीमें हैं, कोकन तंजीमें हैं, उत्तर भारतीय तंजीमें हैं, खानदेशी तंजीमें हैं, कच्छी मेमन तंजीमें हैं, जीवन सारी तंजीमों को जोड़ करके जितने अवार्ड साहब के लिए मेहनत की और उनको जिता करके लाया। बहुत कम मार्जिन से जीते थे उस टाइम पे, 15,500 वोट से जीते थे, क्योंकि सामने लोकल कैंडिडेट थे हमारे राजन कीनी साहब। अब उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नजीब मुल्ला साहब बहुत कद्दावर नेता हो चुके हैं और मुझे खतरा लग रहे हैं। इसके लिए उन्होंने उनको पिछले 4-5 सालों से दूर करते रहे, उनके साथ में साजिशें रचते रहे, उनको उनके खिलाफ कुछ काम करते रहे, उनके खिलाफ बहुत सारे लोगों को वर्गलाते रहे। तो ये एक वाजिबी बात है, एक मतलब एक ह्यूमन साइकोलॉजी है ये, कि जब आप किसी के खिलाफ बोलोगे तो किसी ना किसी का गुस्सा जरूर उसका फूटेगा। तो नजीब मुल्ला साहब ने उस दिन अपने दिल की बात रखी, वो उनको पचा नहीं पा रहे हैं, इसके लिए वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं बिल्डर नहीं बन पाया या मैं गोलियां नहीं चलाता हूँ। ये सब बेबुनियाद बातें हैं, इसका कोई तथ्य नहीं है और ये मन गलत बातें करने वाले लोग हैं। आपको गोली के ऊपर बता दूं मैं कि कुछ गोलियां चलाने वाली होती है और कुछ गोलियां खाने वाली होती हैं। तो कौन कितनी गोलियां खा रहा है, कौन कितनी लाइन ले रहा है, वो हमको मालूम है। हमारे मुंह मत खुलाओ, अगर हम मुंह खोलने पर आ गए ना तो बहुत सारी बातें मुमरा कौसा के लोगों को मालूम पड़ जाएगी। मुमरा कौसा में कितना करप्शन किया जा रहा है, किस तरीके से मुमरा कौसा को अंधेरे में ढकला जा रहा है, किस तरीके से मुमरा कौसा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो कोलैप्स किया जा रहा है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और इसके ऊपर हम लोग जरूर हम लोग इसको संज्ञान लिए हुए हैं और हम लोग ये प्लानिंग है कि बहुत जल्द हम मुमरा कौसा में बहुत सारे स्टेज शोज करके या हॉल के अंदर मीटिंगें लेकर के हमारे मुमरा कौसा जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो वकील हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में हम लोग मीटिंग करने वाले हैं। और इस मीटिंग के माध्यम हम बताएंगे कि इस मुमरा में किस तरीके से पिछले 14 साल में लूट और खसोट की गई है। एक अहम सवाल आपसे रहेगा कि जैसे कि आप मेरे कई इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि आप कांग्रेसी है और आगे भी कांग्रेसी रहेंगे, हमेशा कांग्रेसी रहूंगा, हमेशा रहेंगे। जी। और शहर में लेकिन इन दिनों ये ऐसी भी चर्चा है कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव जो 2024 में होने जा रहा है उसके अंदर ऐसी भी शहर में चर्चाएं चल रही है कि विधायक जितेंद्र अवार्ड साहब वो भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और अगर वो मान लो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? सीधा जवाब। मैं सीधा जवाब बोलता हूँ कि पहली बात तो कांग्रेस उनको लेने वाली नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि चलो मान लो कि कहीं ऊपर कोई सेटिंग होकर कांग्रेस में अगर आ भी जाते हैं तो हमारे कांग्रेस का जो कैडर है वो बहुत भली भांति उनको पहचानता है। कोई भी कांग्रेस का सच्चा सिपाही उन जैसे इंपोर्ट किए हुए नेता को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। एक सवाल मैं और आपसे पूछ लेता हूँ राजू भाई, चलते चलते कि जिस तरीके से मतलब सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी को मतलब ये कोशिशें की जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से, ये कितनी कामयाब होगी? और क्या 2024 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? देखो ये तो जनता के पास, जनता से सवाल करना चाहिए और जनता के दिलों का हाल हम तो नहीं जानते, मगर जो हवा हम देख रहे हैं वो हवा में बहुत अच्छी और सुहानी लग रही है। हमें ऐसा लगता है कि इस 2024 के जनरल इलेक्शन में अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत बड़ी काया पलट होने वाली है और इस देश के जो जनता है और खास करके जो अंधभक्त है उनकी आंख खुलने वाली है। और इनकी आंख अगर खुल जाती है तो इस देश के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है अगर ये लोगों ने समझ लिया तो जरूर बीजेपी हार जाएगी। तो दोस्तों ये थे कांग्रेस के दिग्गज नेता राजू अंसारी साहब। आज हमने उनसे जो बात की है वो जो आज इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग होने जा रही है और कल भी होगी,
इसके ऊपर हमने विस्तार से उनसे चर्चा करी और हमने शरद पवार साहब जो जिनको लेके मतलब लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति बनी हुई, उसके ऊपर भी उनसे सवाल पूछे। और कहीं ना कहीं ये शहर में चर्चा हो रही है कि क्या विधायक जितेंद्र अवाड़ साहब अगर विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ेंगे तो राजू भाई उनको सपोर्ट करेंगे कि या नहीं। तो बड़ा ही सटीक तरीके से उन्होंने जवाब दिया। आप उनके जवाबों से कितना सहमत है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।